अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए होती हैं, लेकिन क्या कभी मुनाफे की ये भूख इतनी बढ़ सकती है कि वो छोटे-मोटे नुकसान से शुरू होकर एक बहुत बड़ी वैश्विक तबाही में बदल जाए? आज हम इसी ढांचे की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा ढांचा जो अक्सर इंसानी जान की कीमत पर खड़ा किया जाता है। पर सच में एक कॉरपोरेशन को इतना बुरा क्या बनाता है? इस कॉर्पोरेट धोखे के असली पैमाने को समझने के लिए हमें विनाश के उस रास्ते पर चलना होगा जिसकी शुरुआत रोजमर्रा के उन छोटे छोटे धोखों से होती है जो बहुत ही आसानी से हमारी नजरों से बच निकलते हैं। शुरुआत 1970 के दशक से करते हैं। नाइकी ने अपना पूरा का पूरा एथलेटिक साम्राज्य एशिया की उन फैक्ट्रियों के दम पर खड़ा किया जहां मजदूरों को जहरीले धुएं के बीच काम करना पड़ता था। और पता है उन्हें इसके लिए क्या मिलता था? सिर्फ 14 सेंट प्रति घंटा। जब फुटबॉल बनाते हुए एक 12 साल के बच्चे की तस्वीर दुनिया के सामने आई तो भारी बवाल मचा। कंपनी ने माफी भी मांगी, लेकिन सच तो यह है कि एक कथित तौर पर यह मुद्दा कभी भी पूरी तरह से नहीं सुलझा। अब कोका कोला का ही मामला देख लीजिए। एक तरफ ये लाखों डॉलर खर्च करके हमें व्यायाम करने की सलाह देते हैं और सांता क्लॉज को लोकप्रिय बनाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी एकदम अलग है। इन्होंने शुगर टैक्स के खिलाफ जमकर लॉबिंग की और ऐसे बॉटलिंग प्लांट्स का इस्तेमाल किया जिन्होंने पूरे के पूरे कस्बों का पानी ही सोख लिया। ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। और अगर पीआर के मुखौटे की बात करें तो फेसबुक का नाम कैसे छूट सकता है? internet.org के जरिए दुनिया को करीब लाने के नाम पर विकासशील देशों में एंट्री ली गई, लेकिन नतीजा? ये प्लेटफॉर्म तानाशाहों के लिए एक बेहतरीन प्रोपेगेंडा टूल बन गया। म्यांमार में हुए नरसंहार में इसकी बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका रही। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने एल्गोरिदम को ठीक करने का मतलब था यूजर एंगेजमेंट कम होना, जो सीधे उनके मुनाफे पर चोट करता। धोखे से एक कदम और आगे बढ़ें तो आती है शुद्ध लापरवाही। बोइंग ने 737 मैक्स विमानों में पायलटों की ट्रेनिंग का खर्च बचाने के लिए अपने एमकैस सॉफ्टवेयर को ही छिपा दिया, और उनकी आंतरिक क्वालिटी कंट्रोल का हाल सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये लोग विमान की पुर्जा में लुब्रिकेंट के तौर पर डिश सोप का इस्तेमाल कर रहे थे और सील चेक करने के लिए होटल के कमरों की चाबियों का। मतलब सुरक्षा के साथ ऐसा भद्दा मजाक। सिर्फ एक कॉम्पिटिटर को हराने की अंधी दौड़ में सेफ्टी रेगुलेटर्स को इग्नोर करने का नतीजा बहुत ही भयानक रहा। 2 भयानक विमान दुर्घटनाएं हुई और 346 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस लापरवाही की कीमत बोइंग को $2.5 बिलियन के जुर्माने और अपनी पूरी साख गंवाकर चुकानी पड़ी। वैसे मुनाफे की ये क्रूरता 1970s के दशक में नेस्ले के बेबी फॉर्मूला कैंपेन में भी साफ दिखाई दी थी। उन्होंने सेल्स वुमेन को नर्सों की ड्रेस पहनाकर विकासशील देशों में भेजा। वहां उन्होंने माताओं को तब तक मुफ्त सैंपल बांटे जब तक कि उन माताओं का प्राकृतिक दूध बनना ही बंद नहीं हो गया। इसके बाद उन मजबूर माताओं के पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि वो उस फॉर्मूले को वहां के दूषित पानी में मिलाकर अपनी बच्चों को पिलाएं। जब हम इस कॉर्पोरेट मुखौटे को हटाते हैं तो आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। नेस्ले के उस बेबी फॉर्मूला अभियान की अनुमानित मानवीय कीमत थी 1 करोड़ से भी ज्यादा मासूम बच्चों की मौत। जरा सोचिए, इसी तरह के एक छोटे फॉर्मूला घोटाले के लिए चीन के सानलू ग्रुप के अधिकारियों को सीधे मौत की सजा दी गई थी, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही थी। अब आते हैं सीधे हमारे ग्रह यानी हमारी पृथ्वी को जहर देने की बात पर। एक्सॉन के खुद के आंतरिक रिसर्च ने 1970 के दशक में ही ग्लोबल वार्मिंग की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन इस खतरे को टालने की बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अगले 30 सालों तक जलवायु विज्ञान को झूठ बताने वाले समूहों को करोड़ों डॉलर की फंडिंग दी। आज जो हमारी पृथ्वी इस अपरिवर्तनीय नुकसान का सामना कर रही है, उसके बीज वही बोए गए थे। बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी ड्यूपॉन्ट की भी है। 1930 के दशक में ही उन्हें पता चल गया था कि टेफ्लॉन बनाने में इस्तेमाल होने वाला रसायन बेहद जहरीला है और इससे जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं। फिर भी कंपनी के अधिकारियों ने इस सच को दुनिया से छिपाया। अपने अरबों डॉलर के मुनाफे को बचाने के लिए उन्होंने उस कभी नष्ट न होने वाले पदार्थ को बेधड़क हमारे पर्यावरण में डंप कर दिया। और इस मुनाफे की भूख का नतीजा क्या हुआ? आज ये फॉरएवर केमिकल्स हमारी दुनिया के 99% लोगों के खून में तैर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज हम और आप और करोड़ों लोग कैंसर के बहुत बड़े खतरे के साये में जी रहे हैं। जब इंसानी दर्द को मुनाफे में बदलने की बात आती है तो तंबाकू कंपनियों का कोई मुकाबला नहीं है।
1994 में सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों के सीईओ कांग्रेस के सामने पेश हुए और झूठी गवाही से बचने के लिए एक बहुत ही चालाक कानूनी चाल चली। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि निकोटीन की लत नहीं लगती है। उन्होंने बड़ी चतुराई से मेरा मानना है शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि 1950 के दशक की उनकी अपनी रिसर्च साफ साफ बता रही थी कि धूम्रपान से कैंसर होता है। हालांकि बाद में अदालतों ने ये साबित कर दिया कि इन तंबाकू कंपनियों ने जनता को भयानक धोखा दिया है, लेकिन फिलिप मॉरिस और उनके जैसी दूसरी कंपनियों ने तब तक एक ऐसा उद्योग खड़ा कर लिया था जो आज भी हर एक साल कम से कम 70 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है। 70 लाख मौतें हर साल। मुनाफे की ये क्रूर मशीन हमारी आज की हेल्थकेयर व्यवस्था में भी पूरी रफ्तार से चल रही है। यूनाइटेड हेल्थकेयर का ही केस देखिए। मरीजों के दावों को रिजेक्ट करने के लिए ये लोग एआई से चलने वाले एक डिनायल बटन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 90% तक गलतियां होती हैं। स्टाफ को मरीजों को अस्पताल से दूर रखने के लिए गुप्त बोनस मिलते हैं, और अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए कर्ज में डूब जाए तो मेडिकल लोन देने वाली वो कंपनियां भी इन्हीं की हैं। मतलब बीमारी से लेकर आपकी हताशा तक हर चीज से पैसा बनाया जा रहा है। और ये क्रूरता यही नहीं रुकती। जब 2001 में पर्ड्यू फार्मा को बताया गया कि उनके आक्रामक तरीके से बेचे जा रहे पेन किलर ऑक्सीकॉटन की वजह से 59 लोगों की जान चली गई है, तो कंपनी के मालिक रिचर्ड सैकलर का रिएक्शन क्या था? उन्होंने कहा, ये बहुत बुरा नहीं है, ये और भी बुरा हो सकता था। इंसानी जान के प्रति इतनी खौफनाक उदासीनता शायद ही कहीं और देखने को मिले। अपनी अंधाधुंध बिक्री को बचाने के लिए पर्ड्यू ने मैकिन्जी नाम की कंसल्टिंग फर्म को काम पर रखा। जानते हैं उन्होंने क्या आइडिया दिया? कि जिन ग्राहकों को इस दवा की लत लग गई है उनके लिए फार्मेसियों को रिफंड दिया जाए। इस अमानवीय फैसले का अंत $7.4 बिलियन के ऐतिहासिक जुर्माने के साथ हुआ, लेकिन इसने चिकित्सा व्यवस्था पर से लोगों के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब तक हमने लोगों और कंपनियों की बात की, लेकिन कुछ कॉरपोरेशंस तो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वे पूरे के पूरे देशों पर कब्जा कर लेते हैं। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने मध्य अमेरिका के बुनियादी ढांचे पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। मजदूरों ने जब हफ्ते में सिर्फ 6 दिन काम करने की मांग की तो उसे ठुकरा दिया गया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने ग्वाटेमाला की सरकार को गिराने के लिए सीधे अमेरिकी सरकार का ही इस्तेमाल किया, और बाद में बड़ी ही चालाकी से अपना नाम बदलकर चिकीटा बनाना रख लिया। ग्वाटेमाला में सिर्फ सस्ते केले उगाने के लिए किए गए उस कॉर्पोरेट हस्तक्षेप ने एक ऐसे गृह युद्ध की आग भड़काई जो 36 सालों तक जलती रही। इस युद्ध में लगभग 2 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 लाख मौतें सिर्फ व्यापार के मुनाफे के लिए। और आज के समय में ये राष्ट्रीय विजय कुछ और ही रूप ले चुकी है। पेलेंटियर जैसी कंपनियों को ही देख लीजिए। ये CIA से फंडेड एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। इसके अधिकारी खुलेआम शेखी बघाड़ते हैं कि वो एक ऐसा सर्वशक्तिमान निगरानी टूल बना रहे हैं जो लोगों पर हर वक्त नजर रख सकता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में, कार्यस्थलों से लोगों को निकालने में, और मिलिट्री के हमलों को और भी सटीक बनाने में। लेकिन अगर हम सच में इस कॉर्पोरेट बुराई की असली जड़ों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर 1600 के दशक में जाना होगा। यही वो समय था जब वैश्विक मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों को बनाया गया था। यहीं से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी। ये वो शुरुआती मेगा कॉर्पोरेशंस थीं जिन्होंने सिर्फ मजदूरों का शोषण नहीं किया या कोई डेटा नहीं छिपाया, इन्होंने तो सचमुच अपनी खुद की प्राइवेट सेनाएं बनाने के लिए दुनिया के पहले शेयर बाजार का आविष्कार कर डाला। इनकी सेनाओं ने लाखों लोगों को गुलाम बनाया, विरोधियों की फसलें जला दी और चीन जैसे पूरे देश पर अफीम की लत थोप दी ताकि उनका मुनाफा और दबदबा हमेशा बना रहे। अब एक बात पर गौर कीजिएगा, 1621 के उन खौफनाक अत्याचारों और आज के एल्गोरिदम और AI डिनायल बटन के बीच क्या समानता है? चाहे वो जहरीला बेबी फॉर्मूला हो, हमारे खून में तैरते फॉरएवर केमिकल्स हों, या फिर एल्गोरिदम से भड़काया गया नरसंहार, हमें ये समझना ही होगा कि जो ताकत ईस्ट इंडिया कंपनियों को चला रही थी, बिल्कुल वही तंत्र आज भी हमारे आधुनिक बाजार की रगों में दौड़ रहा है। और वो ताकत है मुनाफे की अंतहीन चाहत। तो जाते जाते ये सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा, क्या ये भयानक नतीजे हमारे सिस्टम की कोई खराबी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने का एक स्वाभाविक और खौफनाक अंजाम है? जरा सोचिएगा जरूर।